नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड में जो प्रोग्राम हमारा ये आपके रूबरू है, वो बहुत ही दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो रहा है। पॉपुलर होने की वजह यह है कि जो लोग हमारे चैनल पर आते हैं वो बहुत ही संजीदगी से स्टडी करके, तैयारी से, और बहुत ही आला किस्म के एक्सपर्ट्स होते हैं। इसलिए जंग की खबरों के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी आप तक पहुंचती रहे, और हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं अब तक। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके की सियासत को जिस तरह से मीडिया स्टार वर्ल्ड आपके सामने पेश कर रहा है, उससे आपको बहुत हद तक प्रोपेगेंडे से हमारी बचाने की कोशिश रहती है। और आप भी खबरों को, कई बार ऐसा होता है कि हम आपको वो खबर नहीं दे पाते, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में लिखते हैं कि इस खबर के बारे में भी बताइए। तो ये बहरहाल एक अच्छा प्रोग्रेसिव और ये कि फॉरवर्ड लुकिंग किस्म के हमारे व्यूअर्स हैं जो चीजों को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं, और फिलिस्तीन के इशू पर तकरीबन पूरी जिंदगी उन्होंने लगाई हुई है। जब से ये जंग शुरू हुई अक्टूबर 2023 से, जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई फिलिस्तीन वाले मामले पर, इजराइल के खिलाफ, दुनिया के कोने कोने में जहां भी हुई, वो अक्सर अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में वहां मौजूद थे। और हसन नसरुल्लाह के आखिरी रसूम में, फ्यूनरल में भी आप बेरूत पहुंचे हुए थे। वहां से वो सोविनर भी लेकर के आए थे, जनाजे से टच किया हुआ किफाया, और वहां की उस जमीन की मिट्टी जहां पर वो शहीद हुए। तो ये मुसलसल पूरे उस इशू से जुड़े हुए हैं, खबरों पर नजर रखते हैं, और वेस्टर्न मीडिया में भी क्या कुछ चर्चा हो रही है उस पर भी नजर रखते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो ये कि हमास किस तरह से इन्होंने जवाबी कार्रवाइयां फिर से तेज की हैं। हर दिन तकरीबन वो वीडियो जारी कर रहे हैं इजरायली फौजियों को कत्ल करने की। उसके अलावा फिलिस्तीनी अथॉरिटी में क्या कुछ हो रहा है, मैं याद दिला दूं आपको कि महमूद अब्बास ने पिछले दिनों हमास को कुत्ते का बच्चा कहा था। हमास के लोगों को कुत्ते के बच्चे कह करके ये कहा था कि अमेरिकन को छोड़ दो। आपको मालूम है कि वो किस हद तक इजराइल के एजेंट हैं। वो ताजा ये आखिरी वाकया याद दिलाना काफी है। वहां क्या कुछ हो रहा है, क्या आगे फिर और इजराइल की खिदमत की तैयारी है। उधर सीरिया, जो जिसको कहा जा रहा था कि शायद सुन्नियों के कातिल बशार अल असद की हुकूमत गिर गई और अब सुन्नियों की हुकूमत आ गई, और वो सुन्नियों की हुकूमत, अगर उसे कहा जाए, मैं तो उसे बिल्कुल नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब के एजेंट किस्म के लोग जो कल तक टेररिस्ट माने जाते थे, आज वो प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं। अब वो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जबकि सीरिया का बड़ा इलाका, अच्छा खासा बड़ा इलाका, सैकड़ों किलोमीटर नई जमीन कब्जा की हुई है। तो क्या कुछ है उधर। पोप फ्रांसिस का के लास्ट राइट्स हो गए, उस वक्त क्या क्या कुछ हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में जो हालात बदल रहे हैं उस पर हम इजराइल फिलिस्तीन के सिलसिले में फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात करेंगे। बोरवाला साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं गाजा के अंदर की जो खबरें आ रही हैं, उससे जो बीच में कुछ लोगों को लगने लगा था, शायद ये नैरेटिव बनाया गया था कि हमास बहुत कमजोर हो गया, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो गया, शायद ईरान भी बहुत कमजोर हो गया। अब आपको कहां लग रहा है, क्या क्या हालात लग रहे हैं आपको? जी अहमद भाई, ग्लैड टू जॉइन यू अगेन। आज लगभग 50 दिन हो गए। 18 मार्च को जो इसराइल ने खाना पीना पानी जो रोक दिया था, दवाइयाँ रोक दी थी, उसके साथ बॉम्बिंग चल रहा था। तो 50 डेज ऑफ मास स्टार्वेशन हम लोग आज देख रहे हैं। उसके बावजूद गाजा के लोग सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, और उसके ज्यादा हमास और भी ताकतवर हो गई है। क्योंकि मैं इसको समझ आ रहा हूँ इस बात को कि जो लोग गाजा के अंदर है वो हमास के रेजिस्टेंस और बाकी के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स में वो अभी और भी शरीक हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की आर्मी बढ़ती जा रही है।
और वो दिख रहा है कि कुछ दिनों से जो हमले, कभी जब भी इजराइल जमीन पे आती है तो वो मार खाती है, हमको पता है। अभी तक तो आक्रमण उनका हवाई जहाजों से और मिसाइल से ही हो रहा है। मगर इजराइल जैसे जैसे जमीनी हमला, मतलब जमीन को कब्जा करने की कोशिश करी है, तो हमास के जो रेजिस्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो उनको जवाब दे रही है और काफी इजराइल के सोल्जर मर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि इजराइल की आर्मी में खड़बड़ी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको आर्मी में जाना नहीं चाहिए। और वो भी एक वातावरण इजराइल में है। इजराइल अंदर से बहुत ही टूट रहा है। बाहर से बहुत कुछ दिख रहा है कि उसने ये हमला किया, लेबनान पे हमला किया, सीरिया पे कब्जा किया, ये सब अभी कुछ दिनों सालों की बात है। मगर अंदर इजराइल बहुत ही कमजोर तरीके से टूट रहा है। ओके। और आप देखें कि ये 18 लगभग महीने हो गए, अक्टूबर 7 के 23 से अभी तक हम लोग 25 में आ चुके हैं। एक छोटी सी जगह को इजराइल अभी भी कब्जा नहीं कर पाया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग वॉर्स की बात कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान पे हमला करेगा और इधर भारत और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, आप देखो कि आधुनिक युद्ध में इजराइल इतना ताकतवर है, उसके बावजूद वो एक गाजा को अभी तक नहीं ले पाया है। 23 लाख की आबादी, पता नहीं और कितने, मैं तो मानता हूँ कि 3 लाख, तो मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ, पता नहीं और कितने मारे गए हैं। मगर 18 मार्च के बाद देखोगे उसने ज्यादा करके बच्चों को मारा है, टेंट्स में मारा है, अस्पतालों में मारा है, कुछ जगह ही बची नहीं अभी। मगर क्योंकि इसराइल का टारगेट ये है कि भाई तुम लोग निकल जाओ। हम्म। ओके, तुम लोग निकल जाओ, तुम और देशों में हम लोग तुमको बसा देंगे, पैसा देने के लिए तैयार है, मगर उसके बावजूद लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। मिथि और बोरवाला आज साहब, भी मुझे मिथि तो बोरवाला साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मिथि बोरवाला साहब, एक अभी अभी खबर आई है टाइम्स ऑफ इजराइल में, मैंने खबर देखी है कि इजरायली हमास के हाथ में जो कैप्टिव्स हैं, उनकी उनमें से एक मां ने सरकार को बहुत लताड़ा है और साथ साथ कहा है कि जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो इस मुल्क को छोड़ करके चले जाएं। क्या 2028 की बात जो आप कहते रहे हैं अब तक कि इजराइल खत्म हो जाएगा, लोग चले जाएंगे, क्या उसकी शुरुआत की ये पहली अपील है बाकायदा ऑफिशियल, मतलब यानी वहां के मीडिया में ये बात कही जा रही है कि यंगर जनरेशन यहां से छोड़ करके चली जाए, ये अब रहने की जगह नहीं रही है। तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? बात सही है आपकी। हाँ। बात एकदम सही है, माने सही बात बोली है। क्योंकि इसराइल का वजूद सो कॉल्ड बना गया था कि जो उसके पास सुरक्षा नहीं है तो उनकी सुरक्षा के लिए एक स्टेट बनाया जाए। हम्म। मगर उन्होंने ये पूरे इलाके इतना असुरक्षित बना दिया है कि आप भी असुरक्षा में रहेंगे। ठीक है। टॉम सेगेव जो वन ऑफ द लीडिंग 80 साल के हैं, और उन्होंने कहा था कि जो बुनियाद थी सिक्योरिटी की, जब वो ही नहीं मिल रहा है तो इसराइल का मतलब क्या है। हम्म। ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जैसे 7 अक्टूबर हुआ था तो 10 एक लाख छोड़कर तो निकल ही गए थे वो टाइम पे। हम्म। उत्तरी इसराइल अभी भी खाली पड़ा है। ठीक है। हिजबुल्लाह ने जो जवाब दिया था, तो अभी तक मतलब वहां के जो अवाम, लेबनान की जो अवाम है, बॉम्बिंग हो रही है साउथ लेबनान में, फिर भी अपने वो घरों में जा रहे हैं। और इसराइल के लोग उत्तर पूरा इलाका उन्होंने छोड़ दिया, उनको हिजबुल्लाह से इतना डर लग रहा है, इसराइल की फौज की गारंटी भी नहीं मान रहे वो लोग। हम्म। साउथ में भी वही हाल है, गाजा के इलाका है, उस इलाके में सब इसराइल अपने अपने सेटलमेंट छोड़ के भागे। तो अभी तो खाली सेंट्रल इसराइल में जी रहे हैं। और वो भी देख रहे हैं कि जिसकी जमीन है वो मरने के लिए तैयार है वहां बॉम्बों से, और जिसकी जमीन नहीं है इसराइल के लोगों की, वो छोड़ने के लिए तैयार है, वो दिख रहा है। हम्म। ये माने सही बोला है कि नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, वो आपको वॉर में भेजेगा, ये कोई मतलब नहीं रहा है। नौजवानों, अब ये देश छोड़ दो। हम्म। तो ये तो बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। और इसलिए मैं कहा था कि 2028 तक चीजें तेजी से कोलैप्स हो जाएगी। अभी तो दिख रहा है अंदरूनी इतनी बड़ी लड़ाई है, पॉलिटिकल इतनी लड़ाई है, आर्मी के अंदर लड़ाई है। हम्म। ओके। सोल्जर्स भी समझ रहे हैं कि भाई हम लोग ये जो जंग लड़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ओके। तो चीजें तो और भी टूटने वाली है इसराइल के अंदर से। जैसे नाजी जर्मनी कोलैप्स हो गया, जैसे साउथ अफ्रीकन अपार्टाइड स्टेट कोलैप्स हो गया, लोग वहीं के वहीं रहे मगर ये स्टेट्स कोलैप्स हो गए। ठीक है। उसके बाद अगर वहां की यहूदी एक स्टेट में इक्वल सिटीजनशिप रहने के लिए तैयार है तो फिलिस्तीन के साथ रहे, जिनको नहीं रहना है वो चले जाए जहां जहां से अमेरिका यूरोप वगैरह से आए थे। बस इतनी बात है। हम्म। हम्म। सो द पॉइंट इज के इसराइल जायनिज्म एज एन आइडियोलॉजी हैज कोलैप्स। मैं बोलता हूँ कि बिफोर, जब स्टेट कोलैप्स होता है उसके पहले उसकी एक रूलिंग आइडियोलॉजी, फाउंडिंग आइडियोलॉजी कोलैप्स होती है। हम्म। तो साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड आइडियोलॉजी थी, रंग भेद पर खड़ी थी कि व्हाइट और ब्लैक साथ में नहीं जी सकते, वो पहले कोलैप्स हुई। नाजी जर्मनी में नाजी आइडियोलॉजी कोलैप्स हुई, तब जर्मनी टूटा, वो तो वॉर भी हुई थी। ओके। और वैसे ही जायनिस्ट आइडियोलॉजी कोलैप्स हो रही है। जूइश कट्टरवाद सामने आ चुका है दुनिया में। जूडिज्म को लेकर एक अलग किस्म की चर्चा हो रही है कि भाई ये धर्म है कि क्या है।
ओके, यावे किस कदम का भगवान है या किस कदम का उनका गॉड फिगर है। तो बहुत सारी चीजें रैपिडली कोलैप्स हो रही है और ये नरसंगा चल रहा है, मगर गाजा सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं है। वेस्ट बैंक में संघर्ष जारी है। यमन वहां से जवाब दे रहा है। अमेरिका बॉम्बिंग सिविलियंस को मार रहा है, मगर अमेरिका भी 2 महीने के बाद, यमन तो दूर की बात है लड़ाना, और अगर कार्रवाई वो लोग कुछ जमीनी कोशिश कर रहे हैं कि साउथ से यमनी को तैयार किया जाए, जोलानी की आर्मी को वहां भेजा जाए, मगर वो भी कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो यमन वहां हावी है। ईरान के साथ अमेरिका को बात करनी पड़ रही है। ईरान की ताकत को आप समझो। ईरान अभी भी रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है। नेतन्याहू का टारगेट था कि ईरान को खत्म करो, ईरान पे न्यूक्लियर अटैक करो, वगैरह वगैरह। ईरान आज भी बोला कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए, और कोई देश होता तो अक्सर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता, तो ये भी कुछ बड़ी बात है। ओके, मगर अभी फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स है, काफी करीब आए हैं। अभी देखो, अगर ईरान और अमेरिका का समझौता होता है तो इससे इसराइल और भी वीक होगी, क्योंकि ये रियलिटी है कि आज अमेरिका के अंदर बहुत सारी आवाजें इसराइल के खिलाफ उठ रही है। टकर कार्लसन वहां का नंबर 1 कंजर्वेटिव पत्रकार है, जो रोज कार्यक्रम कर रहा है उनके खिलाफ। एक डैन कैडवेल करके एक अमेरिकन वेटरन सोल्जर है, उसने भी पीटर हेग्सेट जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसको बोला था कि ईरान वाले में इसराइल के जाल में मत फंसो। तो पेंटागन ने इस पे फॉल्स चार्जेस डाले हैं क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लीक करने के लिए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका मोबाइल तक नहीं लिया था लोगों ने, और बोले कि इन्होंने डैन कैडवेल वाज लाइक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक किया था। तो जो भी इसराइल के खिलाफ आवाजें उठ रही, वो सबको निशाने करके निकाल रहे, मगर जो लोग निकल रहे वो इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। एक बड़ी लॉबी अभी बनती जा रही है अमेरिका में कि भाई ये इसराइल लॉबी हमको बर्बाद कर चुकी है। ट्रम्प तो अभी आया है, ट्रम्प संभाल ही नहीं पा रहे सिचुएशन, क्योंकि ट्रम्प आने तक बहुत सारा सड़ चुका था। रिचर्ड निक्सन ने कहा था 1970s में कि ये देश चला रहा है जूइश लॉबी, इसलिए बाद में निक्सन को टारगेट करके वो वाटरगेट स्कैंडल में उसको हटाया गया। जॉन एफ कैनेडी को इसराइल लॉबी ने, मोसाद ने मरवाया था, क्योंकि इसराइल जो लॉबी थी वो बोला कि उनको फॉरेन लॉबी करके रजिस्टर करो। अगर एक फॉरेन लॉबी आप होते हो तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। अगर आप एक डोमेस्टिक लॉबी हो तो आप जैसे सेनेट कांग्रेस में जाके लॉबी करते हो तो फिर आपके लिए नियम अलग होते हैं। तो एक उसको एक फॉरेन लॉबी डिक्लेयर करो, और दूसरा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल के पास नहीं होने चाहिए, इसलिए जॉन एफ कैनेडी को मरवाया गया, और वो अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ वो टाइम में लड़ रहा था। तो इतना वो लोग अंदर अभी घुस चुके हैं इसराइल लॉबी। इन्होंने ही अमेरिका को गिराने का पूरा जो कारण है, आज अमेरिका जो हाल है, इराक का वॉर, सीरिया का वॉर, लिबिया का वॉर, यमन पे अटैक, ईरान के साथ, लेबनान पैलेस्टाइन के साथ जो चल रहा है, वो सबसे बड़े कारण है अमेरिका का टूटना। आज अमेरिका का जो बेबसी दिख रही है कि आज लोग, मोदी और कंपनी नहीं उठा रही वो अलग बात है, मगर बड़े बड़े देश, छोटे देश भी, अमेरिका, ग्रीनलैंड जैसा देश भी वैंस को मिला नहीं। जब वो आया था तो एक भी अधिकारी ग्रीनलैंड का जाके वैंस को नहीं मिला था, ठीक है। और बाकी के सभी देशों ने ट्रम्प के टैरिफ का जवाब दिया है। मोदी और ये जो पूरी कंपनी है यहाँ, अडानी, मोदी वगैरह, वो तो टैरिफ को वेलकम करे, मगर आप सोचो कि किस हद तक ये सरकार अमेरिका के जंगल में फंस चुकी है, और इसराइल के जंगल में भी ये मोदी सरकार फंसी है। खैर वो अलग टॉपिक है। सो द पॉइंट इज के अमेरिका का गिरना, इसराइल के अंदर वीकनेस जो दिख रही है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2027-28 तक और देखो क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत मजबूत हो रहा है, उसकी भी अपनी तैयारी चल रही है। दूसरी बात है कि सीरिया को लेकर जो लोग खुश हुए थे कि असद एक शिया था, असद बहुत ही सेकुलर आदमी था, 99% कैबिनेट उसकी सुन्नियों की थी। अगर वो शिया अलवी करके ऑपरेट हो रहा होता तो 2 दिन नहीं लगते उसको वहां से हटाने में। वालिद मोअल्लेम जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो सबसे सीनियर लीडर थे, बहुत रिस्पेक्ट करता था दुनिया, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस डिप्लोमेट थे, उनको तो तुर्की ने बोला तो उसको बना लो। यूएई, दुबई से पैसे आ रहे थे कि तुम लोग पैसा ले लो, डिफेक्ट करो। एक भी सुन्नी लीडर ने, एक दो को छोड़ दो, कि किसी ने असद का साथ नहीं छोड़ा था। और असद एक यूनिफाइंग लीडर था, मेजोरिटी सुन्नी भी उसके साथ थे। इलेक्शन 2 बार हो गए थे। जोलानी तो इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं। अगर जनता का ही आधार है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कर लेता। वो तो बोला कि 6 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद होगा। पहले 4 साल बोला, बाद में 5 साल बोला। ओके, और जोलानी ने अभी जो कर दिया है, इसराइल को तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल तुम्हारे अंदर आके बैठ गई है, 20 किलोमीटर दूर है दमिश्क से। तुम अलेवी के आदमी मार रहे हो, अलेवी की लड़की को किडनैपिंग चल रहा है। और आखिरी जो बात है कि जोलानी ने इब्राहिम अकॉर्ड्स को साइन करने की बात चालू कर दी है। मतलब आपकी एम्बेसी खुल जाएगी उधर इसराइल की,
and you will become part of the axis of collaborators. तो सीरिया इज आउट ऑफ द एक्स ऑफ रेजिस्टेंस. जो लोग एर्दोगान के सपोर्टर है और बोलते कि अभी सीरिया एक्स ऑफ रेजिस्टेंस का बनेगा, तो तुर्की तो कोई अंडर एर्दोगान तो कोई एक्स ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट नहीं है. और जोलानी ने अभी ये बात कर दी है कि हम लोग भी अभी जा रहे हैं यूएई, सऊदी वगैरह के साथ, इजराइल के साथ. इसी के कारण जोलानी अभी वीक होगा. सीरिया के लोग बहुत ही नेशनलिस्ट है, एक ताकत टूटी है, ये बहुत कुछ हुआ, मगर सीरिया के अंदर अभी आवाम उठेगी. सुन्नी, शिया, क्रिश्चियन उठेंगे क्योंकि वो बहुत ही एंटी इजराइल है और पैलेस्टाइन के साथ है. ये तो जोलानी का भी सीरिया के बारे में नेतन्याहू का एक ताजा बयान आया है जिसमें कहा है कि बशार अल असद की सरकार गिरने से पहले हमने ईरानी जहाजों को दमिश्क आने से रोकना शुरू कर दिया था. यानी ये बिल्कुल पूरा इजराइल के साथ तालमेल करके ही सब कुछ हुआ. वो खुद अब साबित कर रहे हैं. उन लोगों के लिए शायद अब मुंह छुपाना मुश्किल हो जाए जो लोग कहते थे कि नहीं, ये तो साहब अभी जरा ताकत आ जाए तो इजराइल के खिलाफ लड़ेगा. वहां दिन ब दिन और एरिया वो कंट्रोल करता जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल दमिश्क में बैठे हुए अपने महल में. अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे और ये बताइए कि उधर साथ साथ कई मुल्कों में एक साथ काम होता नजर आ रहा है. एक तो अभी पिछले हफ्ते अमेरिका के एक फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सीनियर आदमी ने कह दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सिविल वार होनी चाहिए मुल्क के अंदर, यानी लेबनान के अंदर खत्म होना चाहिए. वहां ये पूरी कोशिश है. इधर सीरिया में एक तरह से कब्जा हो ही गया है और हर तरफ वो कोशिश ये है कि किसी तरह से सीरिया को मजबूत किया जाए, पड़ोस में कमजोर कर दी जाए सारी सरकारें. क्या ये वाकई कुछ आगे इस तरह से बढ़ेगा? क्या वो जो अंदर बेचैनी है, क्या उसको कंपेंसेट कर पाएंगे इस तरह से लेबनान और सीरिया में जो कुछ वो करना चाहते हैं? सीरिया में सक्सेसफुल हो गए वो लोग क्योंकि बशर अल असद ने भी जाके कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां कर ली थी. एक तो सबसे जो बड़ा था मामला कि जो आपने जो जिहादी को हराया अलग अलग सीरिया में, आपने समझौता किया कि उनको इडलिब में जमा करेंगे. अरे उनको तुर्की भेज देते सबको, या जॉर्डन भेज देते, सबको निकाल देते, तुर्की में तो भेज ही डालते. ठीक है, तो वो इडलिब बन गया, इडलिबिस्तान. वो बड़ा प्रॉब्लम बन गया. वहां ट्रेनिंग चल रही थी, तुर्की उनको पूरा ट्रेनिंग दे रहा था, तुर्की शामी वहां इन्वॉल्व थी. दूसरा है कि बशर अल असद ने ईरान और हिजबुल्लाह की बात मानी नहीं. और जब उनको अरब लीग में लिया गया तो यूएई और सऊदी ने बोला तुम ईरान का साथ छोड़ो, तुमको जो चाहिए हम लोग देंगे. तो कुछ दिया तो नहीं. सैंक्शंस को काउंटर करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर सीरिया को देते, वो भी उन्होंने किया नहीं. ठीक है, और जब ईरान ने कहा कि हिजबुल्लाह जैसे या हसल शाबी जैसे पीपल्स मोबिलाइजेशन यूनिट जैसे आप गांव गांव में कमेटी बना लीजिए, ठीक है, ताकि ये आतंकवादियों के खिलाफ आप लड़ पाओ जो भी आक्रमण हो रहा था. असद वो भी नहीं माना कि नहीं भाई मेरी आर्मी ही करेगी. आर्मी बहुत वीक थी. आर्मी को $20 महीने का आप पगार दे रहे थे. और आज जनता के पास वहां हथियार नहीं है. और जोलानी के जो गुंडे चेचनिया, उर्गुर और ताजिकिस्तान और ये जो सब है, जिनका वहां का कल्चर के साथ, वहां के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो आज कत्लेआम कर रहे. तो असद ने स्ट्रेटेजी गलतियां की. अगर जनता के हाथ में हथियार होते तो वो निपट लेते ये आतंकवादियों को. ठीक है, तो खैर तो वो तो गिरा. मगर आई थिंक कि जो इजराइल के साथ खुलेआम जो जोलानी जा रहा है वो उसको एक्सपोज कर रहा है. तो और मैं तो सीरिया जा चुका हूं, वहां के में एंटी इंपलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, सीरिया की एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी, जो पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट है, वो क्लियर कट है. तो उठेगा, वहां से भी उठेगा. लेबनान में जहां तक सिविल वॉर की बात है, मैं अभी जब गया था शेख सैयद हसन नसरल्लाह के फ्यूनरल के लिए, तो मेरे साथ मेरा जो एक दोस्त बैठा था और एक शियाई था, उसने कहा कि सुन्नियों ने हमको बहुत मदद की. जब साउथ लेबनान में बॉम्बिंग हो रही थी तो सुन्नियों ने अपने घर खोल लिए थे, अपनी मस्जिद खोल दी थी, जब इजराइल का भी वो नहीं आ रहा था. तो ये बहुत पहले से ये कोशिश है. जब साद हरीरी को सऊदी पकड़ के लिए अरे किडनैप कर लिया था एक तरीके से, और तब भी साद हरीरी पे प्रेशर था कि तुम सिविल वॉर करो. साद हरीरी ने रिफ्यूज किया, इसलिए उसको वहां बंधक बना दिया था. और सैयद हसन ने कहा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो. ठीक है, तो पॉइंट इज के वो एक क्रिश्चियन फेलेंजिस ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, वो कुछ खास नहीं कर पाएगा. उसमें सऊदी और इजराइल, अमेरिका सबका सपोर्ट है, मगर क्रिश्चियंस में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो टोटली एंटी इजराइल और ये सब समझ रहा है चीजों को. सुन्नियों में जो मेजोरिटी है वो कोई सिविल वॉर नहीं चाहती. तो ये सिविल वॉर तो नहीं हो पाएगा.
तो वो जो बोले कि हिजबुल्लाह को नियत तय करो, तो हिजबुल्लाह बोले हम लोग आ जाओ, हम लोग नियत तय करने के लिए बैठे हैं, देखो हमको कौन करता है। वो तो 2006 से बैठा है। ओके, तो अभी टाइम है कि आई थिंक लेबनान के अंदर एक रीबिल्डिंग चल रहा है। आई होप दैट वहाँ के सुन्नी शिया क्रिश्चियन लेफ्टिस्ट सेक्युलरिस्ट सब साथ में आके तैयारी करें, क्योंकि बड़ी जंग वापस आने वाली है लेबनान पे। इजराइल के तो हमले रोज के चल रहे हैं। ओके, तो आई थिंक जो पूरा रिवर्क हो रहा है, एक्सेस ऑफ रीजन्स की स्ट्रेटेजी थोड़े टाइम के लिए रिवर्क होगी और फिर से उसका उत्तर आने वाला है। अच्छा ओके, अच्छा अच्छा, दूसरा आपको ईरान। एक ब्रेकिंग न्यूज, एक जी। ब्रेकिंग न्यूज दे दूं आपको। हाँ। नोआ फिल्म फेस्टिवल के ताल्लुकात से, हम्म। जिसका एक बहुत बड़ा कारण बना। हम्म। जो फाउंडर ऑफ नोआ फिल्म फेस्टिवल है, उसका नाम है निमरोड अर्निन। हम्म। वो इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक फर्म चलाता है। हम्म। ओके, तो नोआ म्यूजिक फेस्टिवल जहां तक मुझे पता है कभी भी गाजा के पास हुआ नहीं। वो अलग अलग इलाकों में होता था, 2 दिन का होता था, 3 दिन करवाया गया। तो जब हमास के लोग दीवार तोड़कर आए तो उनको तो पता नहीं था ऐसा कुछ वहां हो रहा है। फिर उन्होंने बोला चलो इनको भी बंधक बना लो। हमास का टारगेट था बंधक बनाना, जितने को पकड़ते तो सामने से इतने को निकाल पाते, उनका मारने का एजेंडा था नहीं। खाली इन्होंने जो 8200 वाला जो इजरायली मिलिट्री यूनिट है, वहां फाइटिंग हुई, मिलिट्री टू मिलिट्री फाइटिंग होती है, तो वही बात हुई। मगर ये क्लियर कट है कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जो लोग मारे गए, वो इजराइल ने 28 अपैची हेलीकॉप्टर भेजे और मारा लोगों को। मेजोरिटी स्कॉट रिटर का तो बोलना था कि 80% जो इजरायली मरे वो दिन, वो इजराइल ने खुद मारे। तो अभी तो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का और भी बड़ा पोल खुल चुका है। जी आगे बढ़िए आप। जी जी। अच्छा, अब मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या जिस तरह से इजराइल कमजोर होता जा रहा है, क्या इसमें ट्रंप भी कोई बड़ा रोल अदा करने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप का आखिरी बयान ईरान के साथ बातचीत के बारे में यह है कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और अच्छी डील हो जाएगी, लेकिन इजराइल से बेचैनी की खबरें आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही बुरी डील होगी, इससे अच्छा है कि ना डील हो ईरान के साथ। तो क्या इजराइल के कमजोर करने में अमेरिका की तरफ से ईरान को इंपॉर्टेंस देना या उसके साथ समझौता करने की कोशिश करना, क्या इसका भी कोई असर होगा इजराइल को कमजोर करने में? देखो, अगर डील हो गई और सैंक्शंस हट गए तो ईरान बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। तो इसके बाद जो इंटरनेशनल फंडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रशिया से, चाइना से, बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है ईरान को, क्योंकि बहुत सारा उसके हवाई जहाजों के लिए, उसके ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, उसके ऑयल प्रोडक्शन के लिए, वो सब बहुत बड़े क्योंकि ईरान दुनिया के 10 बड़े कंट्रीज में है जिनके पास तेल गैस बहुत ज्यादा है। उसके बाद रिसोर्सेज बहुत बड़े पैमाने पे। तो 40 साल के सैंक्शन के बाद बावजूद भी ईरान बहुत स्ट्रांग है। सैंक्शन हटेंगे तो ईरान बहुत ही ताकतवर हो जाएगा। ओके, वो वो प्रॉब्लम है। और उसका एक जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग बनेगा ईरान का, वो तो और भी बढ़ेगा। ठीक है, इजराइल को इसकी बहुत ही चिंता है। ट्रंप आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मगर ये क्लियर कट है कि अभी ट्रंप के सरकार के अंदर एक एंटी इजराइल लॉबी है, जो बोल रहे कि ईरान के साथ वॉर मत करो और ईरान के साथ समझौता करो। तो ये भी चल रहा है। तो ट्रंप के सरकार में प्रो इजराइल लॉबी तो है ही है, जो पूरा का पूरा बहुत सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण गाजा का नरसंहार भी ट्रंप कर रहा है कि गाजा के लोग को हटाओ, रिवेरिया बनाओ। उसने जाके जो यमन पे हमला किया है, ठीक है, वो भी लॉबी चल रही है। और ट्रंप के अंदर एक दूसरी लॉबी चल रही है जो एंटी इजराइल है, जो प्रो ईरान है। क्योंकि ट्रंप ने कोशिश की थी कि ऐसे भी लोग को लाओ जो ईरान पे एक मॉडरेट पोजीशन रखते हो। ठीक है, तो वो भी जैसे एडम बोलर था जिसने हमास से बात की थी और वो कहा कि दे आर गुड गाइज, एडम बोलर को हटाया गया। ओके, और एक कोई डिप्लोमेट था जो प्रो ईरान था, उसको भी हटाया गया था। ऑलराइट, तो पॉइंट इज के ट्रंप के सरकार के अंदर अभी खींचतान चलेगी। और अगर ईरान के साथ समझौता हो गया तो समझ लो कि अभी एक एंटी इजराइल लॉबी ट्रंप के सरकार में हावी होती जाएगी। क्योंकि अमेरिका के जो पब्लिक ओपिनियन है वो एकदम एंटी इजराइल तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अमेरिका में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बहुत ही उनका एक सीक्रेट अमेंडमेंट है। जो ट्रंप तो बोलता था कि इनफैक्ट बाइडेन की सरकार उसको कंट्रोल कर रही थी कि हमको फ्री स्पीच नहीं दे रहे। ट्रंप ने आते ही वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का लगभग खत्म कर दिया है और गुस्सा बढ़ते जा रहा है। आप अमेरिका में ट्रंप को गाली दे सकते हो, उसके खिलाफ मीम्स बना सकते हो, मगर आप अमेरिका में इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते हो।
और अभी तो एक फेसबुक का एक पोस्ट आया है कि जो जो लोगों ने इसराइल के खिलाफ सोशल मीडिया पे डाला है, आपको अमेरिका का एंट्री बंद, आपका वीजा भूल जाओ, आप अमेरिका में आ ही नहीं सकते। ओके, तो ये जो पूरा गुस्सा अमेरिका में कि आप ईसा नबी के खिलाफ बोल सकते हो, आप क्रिश्चियंस की मजाक उड़ा सकते हो, आप ट्रंप को रोज गाली दे सकते हो डेली शो पे, मगर आप इसराइल की बात नहीं कर सकते। जो यूनिवर्सिटीज में लिखा है, जो यंगर जनरेशन है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तो चैलेंज ही दे दिया कि भाई हम तो नहीं झुकेंगे। कोलंबिया झुक गया, दूसरी यूनिवर्सिटी झुके। तो जो नौजवान है, जो अमेरिकन सिटीजन है, उन्होंने ग्रीन कार्ड और एजुकेशन पे जो वीजा पे आए हैं, ये सब स्टूडेंट्स को टारगेट किया, मगर जो अमेरिकन सिटीजन स्टूडेंट्स है, उनको उनको वो नहीं रोक पा रहे। फिरोज साहब, जो अब तक आपने बातें की उसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल गाजा में ही एक तरह से डूबेंगे, इनका अंत जो है वो उसी तरफ जाएगा। एक बार आपने कहा था कि अंतिम संस्कार होने वाला है इजराइल का, तो उस किस्म के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो और बात आपने कही वो ये कि ये जो नोवा फिल्म फेस्टिवल था, जहां ये 7 अक्टूबर पर जो अच्छा खासा हमला हुआ, उसमें बड़ी तादाद में इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने ही खुद अपने लोगों को मारा, कत्ल किया। अब ये बताइए कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि ट्रंप पर कुछ भरोसा नहीं होता कि वो कब क्या किस तरफ पलटे मार जाए, क्या हो। तो इसलिए ईरान भी बहुत एहतियात से बातचीत कर रहा है। ईरान अपनी तमाम शर्तें मनवाते हुए बातें कर रहा है। तो इससे ये तो जाहिर हो रहा है कि अमेरिका कमजोर हुआ है। अमेरिका को ईरान की तमाम शर्तें, ओमान में बातचीत होगी, ओमान के मीडिएशन से होगी, यूएई और सऊदी अरब के मीडिएशन से नहीं होगी, वगैरह वगैरह, वो सब मानने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो दूसरी तरफ चीजें समझने की हैं, एक तो जो क्रिश्चियन इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिश्चियन माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं पोप फ्रांसिस के लास्ट राइट्स में जो आखिरी रसूम हुए, उसमें क्या आपने क्या देखा, कैसा लगा आपको, क्या क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं? एक तो पोप फ्रांसिस को मतलब सैल्यूट करना होगा, क्योंकि उन्होंने बात खुलकर कही गाजा को लेकर। इसके पहले ऐसे कोई पोप्स थे नहीं रिसेंट मेमोरी में जिन्होंने ये इसराइल को कुछ भी बोला हो। ठीक है, तो इन्होंने फिलिस्तीनी की बहुत सपोर्ट की। इनफैक्ट वहां के जो क्रिश्चियंस है वो बोल रहे थे कि वहां का जो पास्टर है गाजा में, कि रोज पोप का फोन आता था उनसे बात करने गाजा में कि आप कैसे हो। तो उनको चिंता तो बहुत थी वहां के लोगों की। और उन्होंने जो इसराइल के खिलाफ जो बातें कही है, उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये एक क्रूअल एक्ट चल रही है। ओके, एंड ही वाज वेरी क्लियर इन द एंटायर थिंग, इसलिए इसराइल को गुस्सा भी होता उनके खिलाफ। उसमें से अभी जो जेडी वैंस गए थे पोप को मिलने वेटिकन में इंडिया आने के पहले, तो जेडी वैंस जो गए, तो जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उसको मिलने के लिए वो तैयार नहीं थे। ओके, क्योंकि जेडी वैंस कई मैसेज ला रहे थे कि तुम, मुझे तो लग रहा है कि तुम इसराइल के खिलाफ इतना मत बोलो। इमिग्रेशन पे भी जो ट्रम्प का हार्ड लाइन है, तो इनका बोलना था कि ईसा मसीह तो खुद ही एक इमिग्रेंट थे, वो उनको अपना लैंड छोड़ना पड़ा था उनके खिलाफ जो हो रहा था। ओके, उनको फिलिस्तीन छोड़ के इजिप्ट जाना पड़ा था वो टाइम पे। तो इसलिए उनका बोलना था कि गरीबों के बारे में, इमिग्रेंट्स के बारे में, वो सब एक उनको बहुत चिंता थी। वो भी ट्रम्प का गुस्सा था उनपे। तो जेडी वैंस वहां गए थे, जेडी वैंस को मिलने से विरोध किया था, वो बोला मुझे मिलना ही नहीं है। ठीक है, मगर जो इनके जो नंबर 2 है वो मिले, और उन्होंने भी जेडी वैंस को लेक्चर दिया गरीबों के बारे में और फिलिस्तीन के बारे में, इमिग्रेंट्स के बारे में, ये सब उन्होंने कहा। बाद में पोप मिले 5 मिनट, मगर कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, हाई हेलो टाइप बातें हुई और पोप चले गए। पोप बहुत बीमार थे, तो वैंस को एक दिन मिलने के बाद पोप फ्रांसिस गुजर गए। तो अभी और बाद में जेडी वैंस जब इंडिया आते तो पहलगाम का भी आतंकवादी हमला होता है। तो भाई चल क्या रहा है? ओके, तो द पॉइंट इज दैट अभी जो चिंता है सबको कि अमेरिका और इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि जो अगला पोप बने, क्योंकि वो 1.4 1.5 बिलियन कैथलिक्स के वो लीडर है, एक स्पिरिचुअल लीडर, दुनिया उनको मानती है। ओके, तो वो जब बोलते हैं और वो जब जस्टिस की बात बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि जो 9 लीडिंग फिगर्स है जो पोप फ्रांसिस के जगह पे आ सकते हैं, और इलेक्शन होते हैं, एक एक राउंड के इलेक्शन होते हैं, आखिरी में जो 2/3 जीता है वो पोप बनते हैं। तो उनमें से जो 9 नाम है उसमें से 3 लोग तो फिलिस्तीन पे बोल रहे हैं। ओके,
उनमें एक का नाम है कार्डिनल पियर बाटिस्टा पिज़ाबाला, लैटिन पेट्रियार्क ऑफ जेरूसलम, हम्म, Latin Patriarch of Jerusalem. He is a candidate हम्म, who spoke out. Okay. एंड उनका, और उसके बाद एक कार्डिनल मार्टियो जुपी है जो आज बिशप बोलोना इटली के है, वो भी ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इटालियन बिशप्स। ओके। एंड स्ट्रीट प्रीस्ट, वो गरीबों के बीच में काम करते हैं, और वो भी बोलते हैं। उन्होंने तो रशिया यूक्रेन के वॉर के भी बारे में बोला है, उसने वेस्ट बैंक के भी बारे में बोला है, चाइना के बारे में बोला है, मतलब पॉलिटिकल पोजीशन लेते हैं। हम्म, ओके। तो ये 9 में से कौन बनेगा, 9 में से कौन नहीं बनेगा, वो भी पता नहीं है। मगर अमेरिका, इजराइल, जूइश लॉबी की पूरी कोशिश होगी तो ऐसा कोई पोप बने जो उनको कंट्रोल कर पाए। मुझे लग नहीं रहा है होगा, क्योंकि वो वातावरण इतना एंटी इजराइल है कि इजराइल कुछ भी कर दे, मगर मुझे तो नहीं लग रहा है। ओके। दूसरी बात है कि जब और ये आखिरी आखिरी रसूम जो हुए, फ्यूनरल जो हुआ, उसमें फिलिस्तीनी झंडे बहुत नजर आ रहे थे। फिलिस्तीनी हाँ, झंडे वो बहुत ही एक कमाल का वो था। और तकरीबन ऐसा मतलब लग रहा इजराइल था ने, जैसे जैसे हाँ, इजराइल न्यूयॉर्क में या कहीं वॉशिंगटन में प्रोटेस्ट हो जो रहा। प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस तरह का कुछ लग रहा था। यस, यस, यस। तो बेसिकली ये निशानी है क्रिश्चियन वर्ल्ड में अवेकनिंग की, फिलिस्तीन के लिए। हम्म, ये अवेकनिंग है क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्रिश्चियन ज़ायनिज्म के खिलाफ। हम्म, ये अवेकनिंग है क्रिश्चियन वर्ल्ड में जूइश लॉबी के कंट्रोल के बारे में। हम्म, ये सब चीज अभी 7 अक्टूबर का एक परिणाम है। हम्म, ये सब 7 अक्टूबर का परिणाम है कि ये सब बातें भी खुल चुकी है, कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और इसराइल का तो यह हाल है कि उन्होंने जो ट्विटर पे भी जो ये डाला था कि वो गुजर गए, हमको कंडोलेंसेस, वो भी उन्होंने हटा दिया। इनको उतना गुस्सा है। हम्म, ये अच्छी बात है, जिसका मतलब है कि इसराइल का जो भी कंट्रोल था वेटिकन वगैरह पे, वो भी टूट चुका है या टूट रहा है। नहीं, ओके। इसराइल में हमने हमने देखिए, इस जंग से पहले एक वीडियो आई थी, और ये बहुत सी वीडियोस में से एक थी। मैं इसका जिक्र इसलिए करता हूं कि वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। जेरूसलम में एक चर्च के सामने नन्स खड़ी हैं, और ये शिद्दत पसंद यंग यहूदी आते हैं, जायनिस्ट, और उसकी तरफ थूकते हैं वो। यानी बहुत ही अजीब बात है कि इसराइल ईसाई हुकूमतों की मदद से कब्जा किए हुए है, और इन्हीं ईसाइयों के मजहबी निशानात को भी वो टारगेट करता है। और अभी गाजा वगैरह में कई चर्चेस भी तबाह हुई हैं। सेंट तो, पोरफायरस का तो जो चर्च, जो 1000 साल पुराना चर्च था, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। जी 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 जो जी मुस्लिम राज में 1000 साल से सेंट पोरफायरस का चर्च था गाजा में, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। जी जी ओके। जी जी जी। अच्छा, पॉइंट क्या है कि एक्चुअली क्रिश्चियन अब मैं ये, क्रिश्चियन जायनिज्म को जरा, हाँ क्रिश्चियन जायनिज्म को समझाना होगा कि हाँ, एक्चुअली क्रिश्चियन जायनिस्ट लॉबी बहुत ही पावरफुल अमेरिका में, उसके बदौलत बहुत कुछ काम हो रहा है। नेतन्याहू बोलता है कि जूइश लिबरल्स भी चले जाएंगे, जूइश कम्युनिटी चलेगी, मगर मेरे पास क्रिश्चियन जायनिस्ट है। हम्म, तो बहुत शॉर्ट में वो समझा देता हूँ कि ये मामला क्या है। हम्म, क्रिश्चियन जायनिस्टों का मानना है कि अभी तक ईसा मसीह आए नहीं है, हम्म, उनको लाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी, कुछ बिब्लिकल प्रोफेसीज है। हम्म, उनको मानना है कि इजराइल को वापस वहां बसाना जरूरी है, दुनिया भर की जूस को वहां जमा करना है, फिलिस्तीन को हटाना है, वहां जो अलग सा मस्जिद थी उसको गिराना है। वो मस्जिद गिरेगी, उसके बाद जो हैकल सुलेमानी बनेगा, वो जूइश मसीह आएगा। हम्म, वो जूइश मसीहा एंटी क्राइस्ट होगा, हम्म, और उसके बाद ईसा मसीह आएंगे। हम्म, तो ईसा मसीह को लाने के लिए पहले यहूदी को बसाओ, उनके जो मसीहा है, जो एंटी क्राइस्ट होंगे, जो ईसा मसीह के विरोधक होंगे, उनको लाओ। और जब ईसा मसीह आएंगे, तब वो सभी जूस को बोलेंगे आप ईसाई बनो, वरना वो सबको मार डालेंगे। हम्म, ये तो एक पागल आइडियोलॉजी है क्रिश्चियनिज्म की। हम्म, ठीक है। तो और उन्होंने क्या किया है क्रिश्चियनिज्म के, कि इजराइल, ईसा मसीह को ईसाई धर्म से के सेंटर को हटा से इजराइल को डाल दिया है। हम्म। इतना भयंकर है वो क्रिश्चियनिज्म, इतना नुकसान पहुंचा है। यानी यानी अपना एक मिथ क्रिएट करके अपना पॉलिटिकल मकसद पूरा करना है, जिसमें ईसाइयों की मदद भी चाहिए, और फिलिस्तीनियों का कत्लेआम भी चाहिए। ये दोनों चीजें ईसाई धर्म चाहिए। को खत्म भी कर रहे हैं, ईसाई हाँ धर्म को खत्म भी कर रहे हैं। हाँ, एक खत्म। स्पेशल बाइबल लिखी गई थी, स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल, हाँ। जिसमें उस पूरे बाइबल का जो नोट्स लिखे गए, जो कमेंट्री लिखी गई, हम्म, वो पूरा का पूरा जायनिस्ट इंटरप्रिटेशन था बाइबल का। हम्म, वो रॉथशील्ड ने स्पॉन्सर किया था, और एक साइरस स्कोफिल्ड करके राइटर था, उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उससे हम्म, पूरी नवी नई स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल लिखवाई थी। ये हम्म, प्रोटेस्टेंट में बहुत बड़े पैमाने पे चली गई, और उसका ये इम्पैक्ट ये ये कैथलिक्स में भी ये आया। ये तकरीबन उसी तरह का मुझे लग रहा है, जैसे जैसे सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम ने कुरान के मानी यस, भी अपने अपने तरीके से
अपने इंटरप्रिटेशन दे करके दुनिया को एक अजीब मुसलमानों की हालत कर दी है। और हर साल वो कुरान गिफ्ट के तौर पर देते हैं, हाजी बहुत मुकद्दस समझ करके लेके आता है, और ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो वो जायनिस्ट यहूदियों की मर्जी वाला ट्रांसलेशन यस, पढ़ेगा। वो ये वो जायनिस्ट इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, ये जायनिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल ये क्रिश्चियन जायनिज्म है, ये इस्लामिक जायनिज्म का यकीनी सब तौर रीडिंग पर, करती यानी है। पूरी पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने घरों में वो कुरान भी देखने पड़ेंगे कि जो इजराइल की मर्जी से ट्रांसलेशन करके सऊदियों के जरिए पूरी दुनिया में फैलाए जा रहे हैं। ये थोड़ा सा सेंसिटिव चीज है, इस पे हम अलग से भी बात करेंगे, और बहुत ही अहम है। जी यानी सियासी मकासद हल करने और उस मुकद्दस जगह का नाम लेकर के खादिमुल हरमैन कहलाएंगे, लेकिन इजराइलियों का काम करेंगे। हज कराएंगे, लेकिन इजराइलियों के मर्जी का ट्रांसलेशन किया हुआ कुरान दुनिया भर में आप भेजेंगे। फिलिस्तीन का झंडा नहीं दिखा सकते मक्का मदीना में भाई। जी जी जी, फिलिस्तीन का झंडा पोप फ्रांसिस के लास्ट राइट्स में हो सकता है, लेकिन हाँ, हरम मक्का के अंदर नजर नहीं आ सकता। नहीं ये आता। ये है इनकी हालत। अच्छा, बिल्कुल आखिरी, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। जी यमन की जी जी। तरफ से जो कुछ जवाब दिए जा रहे हैं, अमेरिका ने जो हमले शुरू किए थे, इस बार ब्रिटेन उनके साथ नजर नहीं आ रहा, और अमेरिका के हमलों के जवाब में इजराइल और अमेरिकी टारगेट्स को मुसलसल जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं यमन की तरफ से। अब इस वक्त जो फेज चल रहा है उसे आप कहां देख रहे हैं? नहीं, अमेरिका फंस चुका है, अमेरिका बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है यमन में, क्योंकि अमेरिका अपना इतिहास सीखता नहीं ना। हम्म मतलब ये जो जंग 2014 से 2014-15 से यमन पे शुरू की, वो तो नेक्स्ट फेज था, उसके पहले से वो लोग यमन पे अटैक कर रहे थे। वो कहाँ हरा पाए, और वो टाइम पे अंसारुल्लाह के पास कुछ नहीं था अपने चप्पल और बंदूक के और अपने छुरी के अलावा। हम्म अभी तो यमन इतना पावरफुल हो चुका है, 70% लैंड उनके पास है, हम्म 70 से 80% यमनी लोग अंसारुल्लाह के सरकार के साथ रहते हैं। हम्म। साउथ यमन की जो भी ताकत थी, जो इसराइल के साथ है, यूएई के साथ है, उनका कुछ काम ही नहीं है अभी, वो लोग की हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ उनमें अटैक से वटैक करने उनमें की। से डिफेक्ट करके बड़ी तादाद में आज ही आए हैं, बड़ी तादाद में बिल्कुल, डिफेक्ट करके आए हैं, हूथी अंसारुल्लाह को ज्वाइन कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। जी हाँ। हाँ, और हम्म ऐसा भी नहीं कि अंसारों के सरकार में खाली सिर्फ जैदी शिया रहते हैं, हम्म वहाँ सुन्नी है, वहाबी है, सब रहते हैं साथ में। ओके, तो बिल्कुल। वो तो यमन को ताकतवर और बना रहे, जितना ही हमला हो रहा है उतना ये जो यूएई बैक जो भी फोर्सेस है वो टूट रहे हैं, और सऊदी बैक जो सो कॉल्ड ऑफिशियल सरकार है, वो भी वहां से भी सोल्जर्स और जनता यहाँ आ रही है। हम्म, तो यमन तो बहुत ही ताकतवर हो रहा है। जी जी। तो ये अमेरिका का नेक्स्ट वियतनाम है। हम्म अमेरिका आज भी समझ जाए तो वहां से चुपचाप निकल जाए, क्योंकि रेड सी आज कर रहा है अंसारुल्लाह कंट्रोल। हूती एक ट्राइब है, हूती एक ट्राइब है, जो लोग खुद को हूती बोलते समझ ले कि हूती एक परिवार का नाम है, वो ट्राइब है हम्म जो आज जिनके लीडर्स आज राज कर रहे हैं। हम्म, अंसारुल्लाह एक मूवमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल एक 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 रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, और वो और अंसारुल्लाह की एक सरकार है। बिल्कुल और इसमें अंसारुल्लाह। सभी सभी सरकार ये। आमतौर पर कह दिया जाता है कि हूथियों की सरकार है, हूथी सरकार है। इसको जरा जी ठीक जी। से समझने की जरूरत है कि अंसारुल्लाह मूवमेंट है, जिसमें सभी लोग हम्म, शामिल हैं। जो लीडर हैं, उनका ट्राइब जो है वो हूथी है, इसलिए लोग उन्हें हूथी कह देते हैं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। कंक्लूड करते हुए आप इस वक्त की पोजीशन को मुख्तसर 1 मिनट में आप किस तरह से कहेंगे? जी, नहीं, हिम्मत बनाए रखे। फिलिस्तीन के लोग का जो टॉर्चर, स्टारवेशन, जेनोसाइड हो रहा है, वो हम लोग सबको दुख हो रहा है। हम्म दिन भर हम लोग देखते रहते हैं, बच्चों का, औरतों का, मतलब टेंट पे बॉम्ब, उस पर कुछ बचा नहीं, बैंडेज भी बचा नहीं, खाना पीना नहीं मिल रहा है। हम्म मगर वो नहीं सरेंडर कर रहे, वो संघर्ष कर रहे, वो टू एग्जिस्ट इज टू रेजिस्ट, उनका जीना ही इसराइल के लिए परेशानी है। हम्म। टू एग्जिस्ट इज टू रेजिस्ट, आर एग्जिस्टेंस आर इज आर रेजिस्टेंस, वो सबक उनसे लेना है। और हमको भारत में फिलिस्तीन की बातचीत जारी रखते हैं, हमको भारत में फिलिस्तीन को लेकर कार्यक्रम करने हैं। अगर सड़क पर नहीं आ सकते तो हॉल मीटिंग कीजिए, हम्म सभी धर्म को लेकर मिलकर चलिए, वामपंथी पार्टीज है, वामपंथी संगठन है, वो मिलकर उनसे के साथ मिलकर काम कीजिए। भारत में फिलिस्तीन का झंडा बुलंद कीजिए, क्योंकि भारत की जो परंपरा रही, आजादी की परंपरा रही, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, यूसुफ मेरेली हो, जयप्रकाश नारायण हो, ये सभी ने आजादी के आंदोलन से कर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक ये बातें स्पष्ट रही। बाद में चीजें कमजोर हुई है,
मगर हमारी जिम्मेदारी है कि फिलिस्तीन के आंदोलन को, क्योंकि हमारे आजादी के आंदोलन पे हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट थी, बिल्कुल। मगर आज क्योंकि राइट विंग सरकार है तो चीजें प्रॉब्लम आई है। हाँ बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ठीक है, मगर राइट हमारी विंग जड़ें बहुत। राइट विंग सरकार के बारे में अभी अभी हारेट्स ने 2 दिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है। उसने ये कहा है कि अब इजराइल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर डिपेंड क्यों है, वो उसके रीजंस बताए हैं। उसमें ये बताया कि यूरोप में अब उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, इंडिया जो है उनके लिए ज्यादा बेहतर है, और उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत बढ़ चुका है। ऐसी हालत में आप जैसे लोग जो फिलिस्तीन की आवाज उठाए हुए हैं, ये बहुत ही काबिल सताइश हैं। आप लोग इंसानियत की बात उठा रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ अब भी वो हालात नहीं है। हमें अभी भी आवाज उठानी चाहिए मजलूमों की। हर इंसान की जिम्मेदारी है वो मजलूम के साथ खड़ा हो, ना कि जालिम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिरोज साहब बहुत तैयारी से बहुत सी चीजें लेकर के आते हैं हमारे शो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।